गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की आज की वर्कशीट्स को, दोनों इंग्लिश की और एसएसटी की। पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट और फिर हम डिस्कस करेंगे एसएसटी की वर्कशीट। एसएसटी की वर्कशीट दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। पहली वर्कशीट है आपकी इंग्लिश की। आज हमने डायरी एंट्री करनी है। डायरी एंट्री क्या होता है कि जब हम अपने विचारों को, अपने व्यूज़, हमारे थॉट्स को जब लिखते हैं तो उसको हम डायरी एंट्री का नाम देते हैं। वो एक डायरी है जब हम अपने सारे थॉट्स को एक पेपर पे लिखें। आज की जो डायरी एंट्री है वो कुछ इस तरीके से है। डियर स्टूडेंट्स, ओवर द लास्ट फ्यू डेज न्यूज़ मीडिया हैज़ रिपोर्टेड लार्ज गैदरिंग्स इन लोकल मार्केट्स एंड एट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विद एपरेंट फ्लाउटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स। यानी कि पिछले कुछ दिनों में हमने न्यूज़ में देखा कि कैसे लोग जो हैं वो कोविड जब थोड़ा सा कम हुआ तो कम होने के बाद ही लोग घूमना शुरू कर देते हैं। मार्केटें लोगों से भरी हुई हैं, लोग हिल स्टेशन से पहुंच गए, मनाली चले गए, मसूरी चले गए, सब जगह लोगों से भरा हुआ है। कोविड ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी सी केस कम आने शुरू हुए, लेकिन लोगों ने मानना बंद कर दिया। डिस्पाइट गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस ऑन प्रिकॉशंस ड्यूरिंग पैंडेमिक, द प्रोबेबल थर्ड वेव अप्रोचिंग, हाउ डू यू फील अबाउट इट? Look at the picture and write a diary entry about what you feel when you see such images. Also, how can a citizen help others by maintaining COVID appropriate behavior? तो इसके बारे में हम एक डायरी एंट्री लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे कि क्या हमको फील होता है जब ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। डायरी एंट्री का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। इसको हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, ऊपर लिखी जाती है डेट, डे और फिर डियर डायरी और लास्ट में अपना नाम। तो देखिए, यहाँ पे बॉक्स मैंने नहीं बनाया, बॉक्स आप सब लोग बना लेंगे, बिना बॉक्स की डायरी एंट्री नहीं लिखेंगे। ऊपर लिखी मैंने आज की डेट यानी 22 जुलाई 2021, थर्सडे आज का डे है। डियर डायरी, कोविड पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड आवर लाइव्स इन सो मेनी वेज। कोविड ने हमारी लाइफ को इतना अफेक्ट किया। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ लेड टू अ ड्रामेटिक लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ वर्ल्ड वाइड एंड प्रेजेंट्स एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू पब्लिक हेल्थ। तो कोविड ने हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट किया है एंड पब्लिक हेल्थ, फूड सिस्टम एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो काम करने का हमारा तरीका था, जो फूड सिस्टम थे, जो हेल्थ थे, सबको इसने इफेक्ट किया। द इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द पैंडेमिक इज़ इनकम्पेरेबल। और जो इसने नुकसान करे उसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ। बट थैंकफुली सिचुएशन इम्प्रूव्ड इन द मार्केट्स ओपनड अप आफ्टर लॉकडाउन। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई, मार्केट्स खुली। But hundreds of people thronged markets in the national capital after Delhi government relaxed pandemic rules. लेकिन जैसे ही रूल थोड़े से रिलैक्स हुए, थोड़े लोगों के लिए कम किए गए, लोग ने मार्केट जाना शुरू कर दिया। लोग भर गई, मार्केटें भर गई लोगों से। People flouting the COVID protocols can nullify gains made in pandemic. और लोग जो हैं, अब जब ये लोग रूल्स को नहीं मान रहे, जो कोविड प्रोटोकॉल्स को नहीं मान रहे, तो जो इतने महीनों में जो फ़ायदा हुआ, जो केस कम हुए, वो ख़त्म हो सकता है सब कुछ, दोबारा से केस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। द मार्केट आर फुल ऑफ पीपल हु हैव फॉरगॉटन दैट कोविड हैज़ नॉट फिनिश्ड बट ओनली कंटेन्ड फॉर नाउ। लोग भूल गए हैं कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ कम हुआ है। वी ऑल हैव सीन दैट सिचुएशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल में व्हेन दिल्ली वॉज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल बेड्स एंड ऑक्सीजन, एंड येट पीपल हैव फॉरगॉटन ऑल दीज एंड रश टू मार्केट्स एज सून एज द लॉकडाउन फिनिश्ड। हम सब ने देखा था कि अप्रैल मई में दिल्ली का क्या हाल हुआ था। ना हॉस्पिटल में बेड थे और ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर। इतनी से सब कुछ होने के बाद भी लोग सब कुछ भूल के और मार्केटों में घूम रहे हैं। माई हार्ट स्किप्स अ बीट व्हेनेवर आई थिंक अबाउट द थर्ड वेव विच द मेडिकल पर्सन एंड रिसर्चर्स आर प्रिडिक्टिंग इन फ्यूचर। कहता मेरा दिल एकदम बैठ जाता है जब मैं सोचता हूँ कि भी थर्ड वेव भी आनी है। आप सब जानते हैं कि थर्ड वेव के बारे में कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। मे गॉड हेल्प अस ऑल इन द कमिंग टाइम्स। भगवान हम सब की मदद करें आने वाले टाइम में। और सबसे नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। मैंने भी एक नाम लिख दिया, श्यामलाल। ये हो गई आपकी आज की डायरी। तो अब डायरी आपने कंप्लीट कर ली होगी, नहीं करी तो आप वीडियो को पॉज करके और डायरी को अपना कंप्लीट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि हमारी एसएसटी की वर्कशीट है। पहले देखेंगे हिंदी मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए, आपको इंग्लिश मीडियम का वीडियो दिख जाएगा। अभी हम हिंदी मीडियम में स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की समझ भाग 2। तो भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में
जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। देखिए, आर्य जब हिंदुस्तान में आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, तभी हमारी सभ्यता शुरू हुई थी। इसको दो चरणों में आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसा पूर्व चौथी सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया था। सम्राट अशोक जब आए थे तब भारत, इतना बड़ा भारत एक हुआ था और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। तो सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को इतना फैलाया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सरनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ भी स्तंभ से लिया गया है। जैसा आपने देखा होगा, वो जो शेर का निशान हमारे नोटों पे होता है, सिक्कों के पीछे होता है, वो भी अशोक की लाट से या अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जिसको आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर ज़रूर देखा होगा। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंचा। तो जो ईसाई धर्म था वो पहली सदी में पहुंचा था। केरल जो भारतीय एक स्टेट है, उसमें पहली सदी की स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता था। तो जो गुप्त वंश था बेटा, उसको स्वर्णिम काल कहते थे, क्योंकि जितनी तरक्की भारत ने उसमें करी उतनी कभी नहीं करी। तब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी तक भारत का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। तो 8वीं शताब्दी में जो मुस्लिम थे, जो इस्लाम मानने वाले लोग थे, वो पहली बार हिंदुस्तान आए थे, वो भी केरल आए थे समुद्र के रास्ते। और 11वीं शताब्दी तक इस्लाम एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गया। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इससे लगभग 320 वर्ष बाद तक यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जब दिल्ली में तब चौहानों का राज था, उन चौहानों को हराकर और जो सुल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और उसके बाद लगभग 320 साल बाद फिर मुगल यहाँ आए। इस काल में भारत में एक बार फिर राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया, क्योंकि बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे संप्रदायों के लोग एक साथ रहते थे। इस काल में भारत में राजपूत, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सतवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फूले फले। ये सब इस समय टूट चुके थे। जैसे आपको मैंने सबसे पहले इसमें बताया था कि जब अशोक था, सम्राट अशोक, जब गुप्त वंश था, तो पूरा भारत एक हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे वो टूटता गया। और जब मुगल यहाँ शासन करते थे तो भी हमारे दक्षिण भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। इसी समय कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव का मंदिर, तंजावुर का रामेश्वरम मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, इसके उदाहरण ये सब बने उस समय। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी। ठीक है, और ये सब कुछ कहाँ से लिया गया है? तो ये सब आपकी एनसीईआरटी की किताबों से लिया गया है। कृषि में रहट, नहरों और तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार और सत्यपता कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया से व्यापारियों को आकर्षित करते थे। चलिए, तो हमने देख लिया कि पूरी वर्कशीट हमारे इतिहास के बारे में है। अब आज के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता की पहचान लिखिए कि जो हमारी धार्मिक विरासत है वो कितनी संपन्न थी। तो देखिए, सम्राट अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म की नींव रखी और एशिया के कई हिस्सों तक उसका प्रचार किया। ईसाई धर्म सीरिया के व्यापारियों के साथ पहली सदी में केरल में आया। 8वीं सदी में इस्लाम धर्म के लोग पहली बार भारत में केरल में आए और इसके साथ भी बहुत से धर्म भारत में हैं। अतः भारत में धार्मिक संपन्नता है। हमारे यहाँ सभी धर्म एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो वो एक संपन्नता जो होती है धर्म के रूप में, वो भारत में उपस्थित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने का क्या कारण हो सकता है? तो केरल के पास समुद्र है और वहाँ बहुत सारे बंदरगाह भी हैं। बंदरगाह मतलब जहाँ बड़े बड़े जहाज़ आते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के केरल में आने का कारण है कि केरल में समुद्री रास्ते थे। केरल अपने व्यापार के जहाज़ों के लिए जाना जाता था, जो वहाँ पर आके रुकते थे और व्यापार करते थे। इसीलिए वो सब केरल में आए, क्योंकि व्यापार करने का जो कारण था वो केरल था। जो स्रोत था जहाँ से हिंदुस्तान में आया जा सकता था वो केरल था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ लिखिए। तो सबसे पहला मैंने लिखा है कुतुब मीनार। ये भारत के सबसे पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा और ये दिल्ली में है। दूसरा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये राजस्थान की माउंट आबू में स्थित हैं।
यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान राजा वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने करवाया था। तो उन्होंने शुरुआत कराई थी, बाद में कई मंदिर इसके अंदर बने, लेकिन शुरुआत जो करी थी वो राजा वास्तुपाल और तेजपाल ने करी थी। तीसरा है विजय स्तंभ, जो भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ है। इसे मेवाड़ नवेश राणा कुंभा ने महमूद गजनी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। तो 3 इमारतों के बारे में मैंने लिखवा दिया आपको, अगर आप और के बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसका कारण बताइए। तो बेटा इसका कारण लिखा है कि प्राचीन काल में भारत विदेश के सुदूर भागों से व्यापार करता रहा है। प्राचीन काल से मसाले और इस्पात का निर्यात होता रहा है। भारत में बनने वाली बहुत से सामानों का विदेशों में बहुत अच्छी कीमत मिलती थी। यहाँ के मसाले, कॉफ़ी, चाय, अन्य बहुत सी वस्तुएं तो विदेशों में बिकती थी, इसीलिए लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। चलिए, हमने चौथा प्रश्न देख लिया। 5वां प्रश्न देखते हैं, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों को के क्षेत्र दर्शाइए। अब ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि आपको बहुत सारे नक्शे देखने पड़ेंगे। हमने देखा कि अगर आप देखिए तो ये हमारे इतिहास में ये सबसे अच्छे शासक रहे हैं, जो एम्पायर बड़े बड़े रहे हैं। इसमें मौर्य एम्पायर है, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, चोल, चालुक्य, मराठा, विजयनगर, खिलजी, फिर उसके बाद ब्रिटिश हो गए, पाल हो गए, कुषाण हो गए, तुगलक हो गए, इंडो ग्रीक किंगडम हो गया और सतवाना हो गया। लेकिन हम इन सबको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके नक्शे देख लेते हैं। सबसे पहले मौर्य एम्पायर आपको बताया था। तो जो मौर्य था उसके अंदर भारत पूरा एकाएक हो गया था। आपने देखा यहाँ अफगानिस्तान से लेकर ये पूरा हिस्सा, पूरा भारत एक हो चुका था इस काल में, जो मौर्य काल था। इसके बाद आगे देखते हैं तो ये गुप्त काल था। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो गुप्त काल के जो राजा थे उनके अंडर एक हो चुका था। चालुक्यास में देखेंगे तो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये चालुक्यास हैं, इतना बड़ा हिस्सा इनके पास था। फिर आया ये मुगल काल। तो मुगल के समय में भी ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये सब मुगल काल में आया। नीचे के जो हिस्से थे उनमें बहुत सारे हिस्से मुगलों के पास नहीं थे, वो मराठाओं के पास थे, लेकिन बहुत से हिस्से मुगलों ने बाद में जीते। तो चलिए, ये हमने देख लिया। अब शुरू करते हैं आज की इंग्लिश की वर्कशीट। सेम वर्कशीट हमने हिंदी मीडियम में भी डिस्कस करी है, अब इंग्लिश मीडियम में करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वीडियो को पीछे ले जाइए, आपको हिंदी मीडियम की वर्कशीट मिलेगी। हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। द प्रेजेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। इंडियन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द अराइवल ऑफ आर्यंस। तो इंडियन हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस के आने से। 2 फेज में इसे डिस्क्राइब कर सकते हो, प्री वैदिक एंड वैदिक। द 4th century BC, about 2300 years ago, saw the unification of India under Emperor Ashoka, and Buddhism spread to many parts of Asia. Many rock inscriptions of Emperor Ashoka are found. The state emblem in our country is an adaptation from Sarnath, lion capital of Ashoka. You may have seen it in coins, banknotes, and other government officials and official seals. Christianity reached Kerala. Syrian traders during the 1st century. केरला की स्पेलिंग गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो केरला को करेला लिखा हुआ है। हिंदुस्तान में, इंडिया में जो 4th century के टाइम पे, यानी कि 2300 साल पहले, सबसे पहली बात जो अशोक था, एम्परर अशोक था, उसके अंडर सारा भारत एक हुआ था। और तब उन्होंने बुद्धिज़्म फैलाया, और बुद्धिज़्म को मानते थे। उन्होंने बहुत सारे एशिया के पार्ट्स में बुद्धिज़्म को फैलाया। उस समय की बहुत सारी चीज़ें आज मिलती हैं, यहाँ तक कि हमारा जो शेर वाला निशान है जो सिक्कों पे, नोट पे, या आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंगों में मिल जाएगा, वो जो निशान था वो सरनाथ एक जगह है, वहाँ पे लॉयन कैपिटल अशोक का एक स्तंभ है, एक पिलर है, उसमें से लिया गया। क्रिश्चियनिटी जो थी वो इंडिया में आई 1st century में, सीरियन ट्रेडर्स, सीरिया से जो ट्रेडर्स आए थे उनके साथ। फिर गुप्ता एम्पायर आया जो 1st century में बना, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। फिर इस्लाम आया केरला में अरब ट्रेडर्स के साथ 8th century में, और 11th century मतलब 300 सालों में अरब ट्रेडर्स के आने के बाद इस्लाम ने इंडिया में पूरी तरीके से खुद को इस्टेब्लिश कर लिया। दिल्ली सुल्तनेट वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर डिफीटिंग चौहान्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में चौहानों को हराकर जो दिल्ली सल्तनत थी वो बनी।
और 320 सालों तक उन्होंने मुगल एम्पर 320 साल बाद यहाँ मुगल एम्परर्स आ गए। इस टाइम पे इंडिया ने एक पॉलिटिकल यूनिटी अचीव कर ली थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में राज करते थे। यू मे हैव हर्ड ऑफ अकबर, शाहजहां। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी एम्पायर्स लाइक राष्ट्रकास, प्रतिहारास, पालास, सेन्स, चालुक्यास, सतवाहनास, परमार्स, अहोम्स, चोल्स, पांड्यास एंड विजयनगर ऑल्सो फ्लरिश्ड इन इंडिया। तो जिस समय ये नॉर्थ के हिस्सों पे, दिल्ली और अपना यूपी, आगरा, इन इलाकों पे मुग़लों का शासन था, मुग़ल एरा था, उस टाइम नीचे साउथ की साइड बहुत सारे अलग अलग शासन, अलग अलग राजा थे जो बहुत अच्छे से अपना काम करते थे। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड नरेट्स द स्टोरी ऑफ देयर ग्लोरियस टाइम। और इस टाइम की बहुत सारी बिल्डिंगों में आपको देखने को मिलेगा कि वो राजा कैसे काम करते थे। कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं: कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, कंडविया महादेव का मंदिर, राजराजेश्वर का टेम्पल, जैन मंदिर एट दिलवाड़ा, विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़। ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। ये जो सारी पिक्चर्स हैं, जो नॉलेज है, ये आपकी एसएसटी की बुक्स में से ली गई है। Guru Nanak Dev Ji started Sikhism. Many important saints of Bhakti stream like Kabir, Meera, Chaitanya Dev, Surdas gave new direction to the society. तो यही वो समय था जब सोसाइटी को नई डायरेक्शंस मिली। This was the golden period of India in the field of agriculture products, handicrafts, sculpture, trade and architecture. Cotton and silk cloths along with spices of India continued to attract traders from all over the world. पूरी दुनिया से हिंदुस्तान में जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो आते थे क्योंकि इंडिया का कॉटन और मसाले बहुत फेमस थे। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन। तो देखिए, एम्परर अशोका लेड द फाउंडेशंस ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड स्प्रेड इट टू मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। क्रिश्चियनिटी केम टू केरला इन द फर्स्ट सेंचुरी विद द सीरियन ट्रेडर्स। In the 8th century, people of Islam religion first came to India in Kerala, along with many other religions are in India. Hence, there is a religious prosperity in India. अगर आप देखोगे तो इंडिया में पूरी religious prosperity है। दूसरा क्वेश्चन है, what can be the reason for coming of Christianity and Islam to Kerala first? तो ये केरला में क्यों आए थे Christianity and Islam? The reason for arrivals of Christianity and Islam in Kerala is that Kerala has had sea routes. समुद्र भी फेमस था वो। केरला वॉज नोन फॉर इट्स ट्रेड शिप्स, और केरला के जो ट्रेड शिप्स थे, मतलब जो व्यापार करने वाले जहाज थे, वो बहुत फेमस थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया विद देयर लोकेशन, बिल्डिंग्स इन स्पेशलिटी। तो कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देख लेते हैं। पहला है कुतुब मीनार। दिस टावर वॉज मेड कुतुब मीनार आफ्टर द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इट इज़ इन दिल्ली। फिर जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड इन माउंट आबू, सिटी ऑफ राजस्थान। This magnificent temple is dedicated to pilgrims of Jainism. These temples were built by two brothers named Raja Vastupal and Tejpal during the 11th and 13th century. इसके अलावा एक विजय स्तंभ है, which is the pillar located in चित्तौड़गढ़, राजस्थान, India. It was built by Mewar King Rana Kumbha between 1440 से 48 as a victory monument over the armies of Malwa and Gujarat led by Muhammad Khilji. Fourth question देखते हैं, Why has India been attracting foreign traders since ages? तो foreign traders इंडिया में क्यों आते थे? उसका रीज़न है, since ancient times India has been trading with remote parts of the world. Spices and steel has been exported since ancient times. Many goods made in India used to get a very good price abroad. Here spices, coffee, tea and many other things were sold abroad. तो हमारे यहाँ की जो चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं और ख़ासतौर से कॉटन, वो बाहर विदेशों में बहुत फेमस था, तो उसको वहाँ भेजा जाता था। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, ऑन अ मैप ऑफ इंडिया मार्क द इंपॉर्टेंट एम्पायर्स एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो देखिए, बहुत सारे एम्पायर्स हैं, हमने उनको सबको एक बार एक लाइन बना दी है। सबसे पहला मौर्य, फिर गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, चोलास, चालुक्यास, मराठा, विजयनगर, खिलजी, ब्रिटिश, पाल, कुषाण, तुगलक, इंडो ग्रीक और सतवाहनास। इतने सारे हैं, लेकिन हम इन सबको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम जो मेजर सबसे बड़े बड़े उनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला मौर्यन एम्पायर, सबसे बड़ा। इसमें आप देखेंगे कि इंडिया कितना बड़ा इंडिया था जो उसको उसने एक कर दिया। ये सारे के सारे मौर्यन एम्पायर्स थे, यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा मौर्यन एम्पायर का बन चुका था। ये देखेंगे तो आप गुप्ता एम्पायर है जो ऑरेंज कलर का है, तो इसमें भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पे गुप्ता एम्पायर ने राज किया था। बस बीच में आप देखेंगे तो मगध है। फिर आया चालुक्यास, जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये चालुक्यास का राज था। और आखिरी है हमारा मुगल्स। तो ये जो पूरा पिंक कलर है, ये मुगल्स हैं।
मैंने आपको जैसे बताया था कि मुगल्स के टाइम पे साउथ में बहुत सारे राजाओं का राज था। सबसे फेमस जिनमें थे मराठास। आपने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी, वो मराठाओं के राजा थे। तो इन जब मुग़ल शासन था उसमें मराठाओं ने भी खूब प्रॉस्पेरिटी की साउथ में। चलिए, मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा। आज की वर्कशीट भी यहीं पे एंड करते हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।